व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं मोदी 3.0। थंबनेल काफी इंटरेस्टिंग है। रिजवान अहमद सर का जीत की बधाई, हार की समीक्षा। देखते पूरी वीडियो, और इनकी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने रिएक्ट किया, जरूर देखना कि मोदी जी इस्तीफा दो वो वाला, वो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो थी और उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू भी था। देखते वीडियो 1 2 3 गो। 145 पर जश्न मना रहे थे और मोदी के 245 पर कह रहे हैं दो कौड़ी के कि मोदी हार गया, मोदी हार गया। ये के मैनिफेस्टो में मुस्लिम आरक्षण है, पता है ये बातें। सब कह रहे हैं, कोई कह रहा है अयोध्या को मध्य प्रदेश में शिफ्ट कर दो, फलाना कर दो, हिंदू ने धोखा दे दिया, वो हिंदू नहीं है यूपी के लोग। तुम अपने हिसाब से इसको निकाल के मुद्दे को डस्टबिन में डाल रहे हो अपनी कोई सहूलियत देखते हुए। तो फिर यार यूसीसी के मुद्दे को, किसी और मुद्दे को अपनी सहूलियत को देखते हुए ये नाचीज, ये छोटा सा मंच, फिर मैं भी उसको निकाल के अपनी सहूलियत से डस्टबिन में अगर डाल दूं तो क्या बुराई है। आप यार आरएसएस को हल्के में लिए थे तो हम किस खेत की मूली हैं? पॉइंट। आप आरएसएस को हल्के में लिए थे तो हम किस खेत की मूली हैं, ये बताइए। आपके नड्डा साहब कह रहे हैं अब आरएसएस की जो छत्र छाया थी उससे भाजपा बाहर निकल आई। वो माँ का लाल नहीं पैदा हुआ भाजपा से जुड़ा हुआ आदमी या किसी संघ से जुड़ा हुआ आदमी जो कह दे कि रिजवान अहमद को 2 रुपए दिए। और गारंटी दे रहा हूं, अगर मैंने उसका नाम लिया है, जानता मैं उस बंदे को बिल्कुल नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं। आज तक फोन पर बात नहीं हुई है। 2 रुपए अजीत भारती को भी नहीं दिए होंगे। ऐसा कर लेते ना कि बड़े यूट्यूबर्स को हम मंडे को बुलाएंगे और हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स को हम मंगल को बुला लेंगे। उसमें ये कर देते कि हम सिर्फ एक बिस्किट रख देंगे और कॉफी रख देंगे या चाय रख देंगे। कहीं ना कहीं यार आप शायद यूपी का हूँ, काफी अच्छा एग्जिट पोल करके बैठा हुआ हूँ, शायद आप योगी जी को ही मैनेज नहीं कर पाए। मोदी जी, योगी जी को अगर धर्म संसद वालों के डंडा रेल रहे हो तो फिर इन बकवास करने वाले मुल्लाओं के भी डंडा रेलो। और अगर पत्थर चलाते और आर्जनी करते मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला रहे हो तो फिर अग्निवीर की लड़ाई में जिन्होंने स्टेशनों में घुस के ट्रेनों में आग लगा दी थी उनके घर में भी बुलडोजर चलाओ। जितना आप मैनेज करते जाएंगे उतना विपक्ष का एजेंडा टूल किट का फेल होता जाएगा। एक तरफ आप कह रहे हैं हम माफियाओं को निस्तोनाबूद कर देंगे, वेरी गुड वेरी गुड। रिजवान अहमद आपके साथ है। अतीक को लेके गालियां खाएंगे रिजवान अहमद ने, दुश्मनी झेली है ना, आगे भी झेलूंगा। और साहब धनंजय सिंह जी आइए साहब, धन्यवाद हैं, आप तो माफिया नहीं हैं, आप तो अभी हिमालय से उतरे हैं अपनी योग करके। आप हिमालय से आए, योगी हैं आप। कि राजनीति में मेहनत करके अपने काम से स्मूथ रोड पर आप बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं मोदी जी, मेहनत कर आप में खुद रोड बनाते हैं पर उस पर फर्राटे से गाड़ी चलाते हैं। मैं तो मान रहा हूं ना, मेहनत कर। लेकिन यार आप ऑफ रोडिंग बिल्कुल नहीं कर पाते। किन किन को नचनियों को बुला रहे हो, वही वाली बात। उससे पहले उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो आलिया और ढालिया और कैटरीना और कैटरीना का हस्बैंड और रणबीर कपूर, सब गाय खाने वालों को बुला रहे हो यार। ये यूपी का बड़ा इंपॉर्टेंट। 8 पेपर लीक हुए हैं पिछले 3 साल में। 8 आर्गुमेंट तो मुझसे जिस तरफ से करवा लो, बड़ा तगड़ा करता हूँ। और उधर से घुमा के जब आर्गुमेंट लाऊंगा, जब अपनी नैतिकता को चूल्हे में डालूंगा तो ऐसा तगड़ा आर्गुमेंट लाऊंगा कि परकच्छे उड़ा दूंगा डिबेट में, परकच्छे उड़ा दूंगा मैं, बता रहा हूं। तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद 2 फरवरी को इलेक्शन क्यों नहीं डिक्लेयर करवाए? तो साथियों, तीसरी बार लगातार माननीय नरेंद्र मोदी जी को लाख लाख शुभकामनाएं, लाख लाख बधाई। मेरा विचार अभी भी अलग है, जो इस वीडियो के अंत में मैं एक बार पुनः दूसरे तरीके से चर्चा करूंगा। पर एक गलती मीडिया ने कल सारे दिन करी। उन्होंने लगभग एक साथ शुरू से इंडी अलायंस को, अब एंड में सबको इंडी अलायंस का पार्ट दिखाया और एंड में लगभग 230 इनकी सीटें दिखा रहे हैं। हकीकत यह है कि जब मैंने समीक्षा की थी या अपना एग्जिट पोल किया था तो मैंने इंडी अलायंस को 175 सीट दी थी। टल कर ये आता है लगभग 175 सीट। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था जी। साथ में मैंने ये भी बताया था कि इंडी अलायंस से बाहर कौन कौन हैं। टीएमसी जो फिलहाल ना इंडिया अलायंस का हिस्सा है ना एनडीए का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने बोल दिया है कि मैं जीतने के पश्चात अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं सपोर्ट करूंगी इंडिया अलायंस को 18 जी, जिसमें मैंने ममता को 18 सीट दी थी और यह भी बताया था
कि ममता ने कहा है कि अगर सरकार बनाने की नौबत आती है तो हम इंडी अलायंस का समर्थन करेंगे। ममता बनर्जी वॉज नेवर ए पार्ट ऑफ इंडी अलायंस, लेकिन कल मीडिया ने पूरे दिन ममता की सीट्स भी इंडी अलायंस के साथ जोड़कर दिखाई। तो एज पर माय एग्जिट पोल जो आप लोगों ने बहुत सराहा है, उस दिन कुछ लोगों ने सवालिया निशान उठाया था, विशेषकर जब यूपी में मैं इंडिया अलायंस को 22 सीट दे रहा था और बंगाल में ममता दीदी को 18 सीट दे रहा था। तो हकीकत यह है कि इंडी अलायंस की 200 सीट आई हैं, ना कि 230 या 31, लगभग 200 या 201। और इतनी मेहनत, इतना चलना, भारत जोड़ना, ओबीसी के नाम पर भारत तोड़ना, कटाकट 1 लाख रुपए ठकाटक पहुंचेगा उसकी बात करना, सबको एमएसपी मिलेगा ये वादा करना, और उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा इसकी कसम खाना, और समुदाय विशेष का लगभग 100% वोट पाना। उसके बाद इंडिया अलायंस 200 सीट पहुंचा है और उस 200 सीट में क्षेत्रीय पार्टी सपा का बहुत बड़ा योगदान है, यानी हिट रेशियो में। तो ये जो राहुल बाबा खुश हो रहे हैं, इनको इस बात का संज्ञान होना चाहिए कि बेटा इंडी अलायंस में तुम सब मिलने के बाद और इतने वादे करने के बाद 10 किलो अनाज के बाद 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी झेल रहे नरेंद्र मोदी जी को सब मिल के भी पार नहीं कर पाए। वो लगभग 240 पर बैठे हैं और तुम 200 पर बैठे हो। इस विषय पर आगे बात बाद में करूं। इंटरेस्टिंग। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? जीत की बधाई होगी, इंडी को उसकी औकात दिखानी होगी। एड़ियां रगड़ने के बाद भी पानी नहीं निकला, सरकार से कोसों दूर हैं, अकेली भाजपा से कोसों दूर हैं। लेकिन मैं हार की भी समीक्षा करूंगा, तो अब होगी हार की समीक्षा। अयोध्या बहुत चर्चा में है, अयोध्या पर मुझसे बहुत से लोगों ने बोला, पर मैं इन टोटल बात करूंगा जिसमें यूपी को भी साथ लेके चलूंगा और इंडिया को भी लेके चलूंगा। हमारे एग्जिट पोल से आप लोगों को दूसरी बार, एक बार मैंने 22 में किया था, कुछ विश्वास तो मेरे भाई पर आपका बैठा होगा कि आपका भाई बिना ममता के इंडी को 175 दे रहा था और इंडी 200 पहुंची। कोई भी इंडी को 175 नहीं दे रहा था, कोई भी 125 130 के ऊपर लगभग नहीं जा रहा था। इसी तरह हार की समीक्षा भी करके बैठा हूं 85 लोगों से बात कर कर, और उन सब को जोड़ के आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। राम मंदिर अयोध्या, सब कह रहे हैं, कोई कह रहा है अयोध्या को मध्य प्रदेश में शिफ्ट कर दो, फलाना कर दो, हिंदू ने धोखा दे दिया, वो हिंदू नहीं है यूपी के लोग। इस विषय पर बाद में बात करूंगा आपसे। तो क्या ये बताओ मेरे साथियों कि क्योंकि राम मंदिर अयोध्या में है, क्या आपने ये मान लिया था कि अयोध्या आपकी हो गई? तो इसका मतलब हो गया राम मंदिर एक पॉलिटिकल मुद्दा है। और इसका जवाब है बिल्कुल है, क्योंकि भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर को मेंशन कर रखा है कि हम करवाएंगे। मेरे लोग पुराने जुड़े हुए हैं, अब कुछ क्लिप्स में आज आप लोगों को पुरानी भी दिखाने की कोशिश करूंगा, पर क्लिप्स दिखाने में वीडियो का फ्लो टूट जाता है, तो सिर्फ उन वीडियोस की डेट और स्क्रीनशॉट आपको थंबनेल दिखाता रहूंगा कि मेरी बोली बात को किसी को डाउट लगे तो उस डेट पे जाना, स्क्रॉल कर मेरी बात सुन लेना। तो इनके मैनिफेस्टो में है, मैंने 10 बार बोला है, भाजपा को राम मंदिर पर राजनीति करने का अधिकार है। तो अगर राम मंदिर पर राजनीति करने का अधिकार था माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद 2 फरवरी को इलेक्शन क्यों नहीं डिक्लेयर करवाए? किसका लिहाज किया? किससे डरे? भौंकने वाले तो भौंकते रहते हैं। 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 2 फरवरी को इलेक्शंस क्यों नहीं डिक्लेयर किए? 27 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग क्यों नहीं कराई? और 5 या 6 मई तक ये चुनाव निपटा क्यों नहीं दिए? अप्रैल तक ये चुनाव निपटा क्यों नहीं दिए? ये चुनाव डिक्लेयर करने में या ये सब करने में 2 महीने का विलंब क्यों किया?
और अगर कोई कहता है कि चुनाव प्रीपोन कराते तो ये प्रॉब्लम आती, ये प्रॉब्लम आती, तो उस टाइम बड़े सवालिया निशान लग रहे थे कि मंदिर अभी पूरा नहीं तैयार हुआ है, तो अगर आप चुनाव 2 महीने नहीं प्रीपोन कर सकते थे तो मेरे भाई राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा राजनीति करते हुए आप 2 महीना डिक्लेयर कर देते। और जब पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में घर घर पर भगवा झंडा जय श्री राम का बंधा था, पूरे हाईवेज पर बंधा था, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भी नहीं कर रहा था, वो भाजपा का झंडा नहीं था। आपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर को जोड़ा है, आप उसके लिए लड़े हैं, आपने राम मंदिर के लिए अपने लिए अपनी सरकारें गिराई हैं, 4-4 राज्यों की 6 दिसंबर के बाद सरकारें गिराई हैं। इस चीज का खुला फायदा क्यों नहीं उठाया और जल्दी चुनाव डिक्लेयर क्यों नहीं कराए? और नहीं करा सकते थे तो प्राण प्रतिष्ठा लेट कराते और उसी हवा में चुनाव कराते, फिर देखते नतीजा, वैलिड पॉइंट। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है, जनता पार्टी किसी को सब्सक्राइब नहीं करती है। भगवा डज नॉट मीन भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी मीन्स सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और हम उसको लेकर के चले हुए। हाँ, सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपको 400 पहुंचना था। याद करो मेरे पुराने साथी जो जुड़े हुए हो, ये सारे कंटेंट में ढूंढ, पर अगर आपको याद हो जाए, मैं कहता था भैया कितनी सीटें चाहिए, 300 280 पे टारगेट रखो, एनडीए अलग धूम धड़ाके से सरकार चलेगी। अरे भैया 283 पर चली ना, या नहीं चली 2014 से 19 तक? अरे बहुत होता है 283। वैसे तो राजनीति में 240 भी बहुत होता है। ये 2 कौड़ी का लल्ला जो खुश हो रहा है, इसकी कांग्रेस पार्टी 2004 में 145 सीट लेके आई थी, तब गठबंधन की सरकार चलाई थी। 145 पर जश्न मना रहे थे और मोदी के 245 पर कह रहे हैं 2 कौड़ी के कि मोदी हार गया, मोदी हार गया। तो भैया 280 भी बहुत हैं। टारगेट उसको करो जो तुम्हारा वोटर है, बुरा किसी के साथ ना करो। तू भी आजा, तू भी आएगा, वो भी मेरे साथ आएगा, उसको भी साथ लेके चलेंगे। कितना बोला है, कितना समझाया है यार, तुम्हारा वोटर इस बात से कहीं ना कहीं चिढ़ता है, इरिटेट होता है। मत करो ये बात। अब टारगेट करो बीजेपी का 285 290, बस आने वाले कभी चुनाव में 2029 में, इससे ज्यादा टारगेट मत करो। तो भैया पहला मुद्दा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक नजरिए से डिले होनी चाहिए थी, और उसे उसी भगवा झंडे के माहौल में, जहां मार्केटिंग करनी है वहां करी नहीं। भगवा का भाजपा से नहीं मतलब, ये तो बहुत बड़े वाले सब ज्ञानी हैं, लेकिन ठोक के मतलब है, क्यों नहीं मतलब है, किससे शर्माते हो, क्यों अपोजिस्ट होते हो? तो भैया उस टाइम चुनाव कराते, तब मजा देखते कि राम मंदिर का क्या मजा था। अरे भैया धीरे धीरे चीज, लोग आए, दर्शन करने आए, वो फर्वर क्रिएट हुआ और धीरे धीरे वो चीज नॉर्मलाइज सकती गई, और वो खिसकने के बाद भी आप 240 पर पहुंचे हो। भाई ये क्या कम है? मध्य प्रदेश में क्या हाल आपने किया है, यूपी की बात बाद में करेंगे। पहली चीज, प्राण प्रतिष्ठा के बीच में जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई, इस दिन मैंने इसका ये वीडियो बनाया था, देख लीजिएगा। उन कंट्रोवर्सीज को सॉर्ट आउट करना चाहिए था, लेकिन समस्या ये है, काउंटर या शाहीन बाग तो टूल किट, यस, शाहीन बाग का एजिटेशन एक बेबुनियादी एजिटेशन था। किसान बैठे, वो टूल किट लिया, बहुत सी चीजें सामने आई कि ऐसा लगा कि हाँ भैया स्पॉन्सरर्स हैं, खालिस्तान के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और वो लोग जो बैठे हैं वो उसको डिनाई भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद राम मंदिर की इशू पर बात आई, शंकराचार्यों की बात आई, तो भाई वो भी टूल किट। तो फिर अगर मणिपुर की बात आई तो भाई वो भी टूल किट। तो फिर महिला खिलाड़ियों की बात आई तो वो भी टूल किट। तो फिर उसके बाद सोनम वांगचुक की बात आई तो वो भी टूल किट। हर आदमी जो सरकार के खिलाफ विरोध करने बैठता है वो टूल किट का हिस्सा नहीं होता। आपको कई बार उसके साथ जाकर उससे इलू इलू खेलने लगता है और उसके साथ जाकर बैठ जाता है। जब साथ बैठ जाता है, क्योंकि सरकार उसको एड्रेस नहीं कर रही होती, वो उसको अपनी गोदी में बिठा लेता है। जब वो गोदी में बिठा देता है वो टूल किट का हिस्सा बन जाता है। अगर आप किसी गलत चीज के साथ टूल किट को बार बार जोड़ देंगे तो ये एरोगेंस की कैटेगरी में मान लिया जाएगा। एक फ्लोटिंग वोटर को ये लगेगा कि ये एरोगेंस है, ये एरोगेंस है, चाहे शंकराचार्य हैं, खुद पे ज्यादा कॉन्फिडेंस उस टाइम मैनेज करना चाहिए। जिस तरह आप पॉलिटिक्स को अमित शाह जी मैनेज करते हैं, वैसा बीजेपी में एक ट्रबल शूटर होना चाहिए।
जो जाके सरकार का नुमाइंदा बन के उस चीज को मैनेज करे। मैनेज का मतलब ये नहीं कि जाके बिछ जाए। जितना आप मैनेज करते जाएंगे उतना विपक्ष का एजेंडा टूलकिट का फेल होता जाएगा। जब आप मैनेज नहीं करेंगे तो विपक्ष को टूलकिट क्रिएट करने और उस दरार के अंदर घुसने का मौका मिल जाता है। अब उस टाइम शंकराचार्य को गाली पड़ने लगी कि ये भी टूलकिट का हिस्सा है। अरे भाई, ये मैंने पहले सारी बातें ये बोल चुका हूं। अरे उनको भी मैनेज कर लो। अब चंपक राय कह रहे हैं हमने अडवाणी जी को बुलाया, लेकिन हमने ये भी कह दिया बुजुर्ग हो गए ना आइए। यार चंपक राय ये भी कह सकते थे कि हमने अडवाणी जी से बोल दिया है कि आपकी हम कुछ एक नहीं सुनेंगे और आपको तो आना ही है और हम आपको लेके आएंगे अपने मार्गदर्शक के रूप में, और उन्हें तो आना है। भले सरकार हेलीकॉप्टर भेजो, बुलाओ। क्यों नहीं बुलाया आपने, क्यों नहीं बुलाया? ये चीजें एक लेवल पर, एक चीज कभी भी एरोगेंस नहीं बनती, पर कुछ चीजें जुड़ते एरोगेंस का रूप ले लेती हैं, जिसको 60 किलो के चूजे डिक्टेटरशिप का नाम दे देते हैं। पॉइंट इस मुद्दे पर भी बाद में आऊंगा। अब जो मैंने आपको पूरा ये बताया ट्रबल शूटर वाला, ये भाजपा के पास कुछ ऐसे संजीदा लीडर होने चाहिए। ये जरूरी नहीं कि किसान आंदोलन की बात हो रही है तो हमारे फलाने मिनिस्टर ही बात करेंगे, टीचर्स का कोई आंदोलन हो रहा है तो आरडी मिनिस्टर बात करेगी, नहीं। अक्रॉस ट्रबल लाइन, जैसे पॉलिटिक्स में हमेशा लगे रहते हैं, कोई ना कोई छोटी मोटी जो इश्यूज उठ रहे हैं इन लोगों को सॉर्ट आउट करने के लिए लगा होना चाहिए। तो वो चल ही रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वोट डिस्टर्ब होता है। हाँ। अब उसके बाद आगे आ जाइए, अग्निवीर पर आ जाइए। अग्निवीर पर मैंने ये वाला वीडियो बनाया था, इस तारीख को बनाया था। अग्निवीर से एक बेसिक कंसेप्ट जो लोगों का सामने आया, वो लोगों का ये सामने आया कि गवर्नमेंट इज इंटरफियरिंग इन बिल्कुल एक सैक्रोसेंट इंस्टीट्यूट बाय द नेम ऑफ आर्मी, ये आया। उसके बाद जब आप अग्निवीर लेके आए तो आप ले आते। आपने कहा कि इससे पहले जो वांट निकली थी और जो एप्लीकेशंस आई थी, जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं वो नल एंड वॉइड हो गए, वो शून्य हो गए। आपके दिमाग में भी नहीं आया कि अरे यार उनकी ओवर एज होगी, उनके कुछ एस्पिरेशन होंगे, वो सेलेक्ट होने जा रहे हैं, रिटर्न में सेलेक्ट हो गए हैं, उनका फिजिकल बचा है या फिजिकल में सेलेक्ट हो गए हैं, रिटर्न बचा है। कम से कम आप उनको तो एडजस्ट कर लेते, उसके 1 साल बाद अग्निवीर ले आए। एक छोटी सी चीज के हमने 2 साल से भर्ती नहीं की है और 2 साल में कितने छात्र ओवर एज हो गए होंगे। यार सरकार इस बात को कंसिडर करना भूल गई और वही एज लिमिट निकाल दी जो पहले निकालती थी, और बवाल होने के बाद उस पर संशोधन कर रही है। यार इतनी बड़ी गलती गवर्नमेंट कैसे इतना संवेदनशील अनाउंसमेंट करने से पहले जो फौज से जुड़ा है कर सकती है। जब आप अग्निवीर लाए थे, आपने एक स्वीप, बहुत शानदार स्कीम है, रेवोल्यूशनरी स्कीम है, लेकिन आपने स्वीपिंग बोल दिया कि अब जो भी आएगा वो अग्निवीर से आएगा, आप ये भी कह सकते थे ट्रायल बेसिस पर हम पहले 25,000 लोगों को मौका देंगे, जिसमें से हम 12,500 लोग रखेंगे, 12,500 छोड़ देंगे, देखते हैं क्या आता है, फिर कैसा रिएक्शन आता है, फिर क्या परेशानी आती है। अगले साल हम 40 लेंगे, जिसमें 20 को छोड़ देंगे, उसके अगले साल हम 50 लेंगे, 25 को छोड़ देंगे, फॉर एग्जाम्पल। क्योंकि मेरा पहले से मानना है कि 4 में से आप 3 नहीं छोड़ सकते, आपको 2 रखने चाहिए और 2 छोड़ने चाहिए। फिर आप स्टेज, और वो भी चलता रहे जो रेगुलर जॉब होती है जवान की 18 साल की, फिर धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ 5-6 ईयर्स आप इसको फेज आउट करना, जवान स्कीम को शुरू करिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम ना है, आप स्वीपिंग चीज ले आए। विपक्ष इसको दिखाने में ये कामयाब हो गया कि आप आर्मी में इंटरफियर कर रहे हैं और आप उसके बावजूद इसके अलावा आप जवान के करियर के साथ खेल रहे हैं। ये यूपी का बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा था। 8 पेपर लीक हुए हैं पिछले 3 साल। 8। यार हम लोग इस चीज को नोटिस नहीं करते। सैकड़ों लाखों स्टूडेंट जो स्टूडेंट पेपर की तैयारी करता है, फॉर्म भरता है, 200-400 रुपए के फॉर्म लेता है, एक उम्मीद जुड़ी होती है, पढ़ाई करता है, तैयारी करता है, लखनऊ आके कहीं आके सेंटर्स पे रहता है, यार वो जाके एग्जाम देता है, एग्जाम देता है, मतलब पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। ये क्या बात हुई यार आपकी? बात की सारी बातें मैं बोल चुका हूँ, ये ना कहिएगा आज बोल रहा हूँ।
मणिपुर में भी मैंने बोला था, हटाओ इस मुख्यमंत्री को, 3 महीने होने को आए, लगाओ राष्ट्रपति शासन। और सवाल उससे भी पूछा जाएगा जो बोलते थे कि वहां से मणिपुर से फौज हटा लो। साहब मुख्यमंत्री चुप पे बैठा है कि यार ये खबर ना लीक हो जाए, इस तरह की घटना की यार वीडियो ना हो जाए वायरल। और जब वायरल हो गया सब जाग रहे हैं। जी बोला था मैंने, कह रहे यार क्या रिश्तेदारी कर रहे हो यार, सोशल मीडिया को छुपता नहीं, क्या रिश्तेदारी कर रहे हो उस मुख्यमंत्री से यार। आंख बंद करके सोच रहे हो रात हो गई, आंख बंद करके अंधेरा होता है, रात नहीं होती। जस्टिफाई किए जा रहे हो, जस्टिफाई किए जा रहे हो यार उस मुख्यमंत्री को। उसका असर पूरे देश पर पड़ रहा है यार। वो महिला दिखाई जा रही है, खूब बोला था मैं इस पर, वो महिला दिखाई जा रही है, नग्न महिला, तो मतलब उसको जस्टिफाई कर रहे हो कि ये वीडियो 1.5 महीने बाद क्यों आया। अरे मैंने कहा था आया 1.5 महीने बाद, ये छोड़ो यार, आया 1.5 महीने बाद, हुई ना घटना, हुई ना घटना। और मुख्यमंत्री को ये घटना पता होगी ना, अरे खत्म करो, उसका रिश्तेदार बना दो यार खिलाड़ियों के साथ। यार आप, ऐसा लगता है कि राजनीति में मेहनत करके अपने काम से स्मूथ रोड पर आप बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं। मोदी जी मेहनत कर कर आपने खुद रोड बनाते हैं, फिर उस पर फर्राटे से गाड़ी चलाते हैं। मैं तो मान रहा हूं ना मेहनत कर कर, लेकिन यार आप ऑफ रोडिंग बिल्कुल नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं मैनेजमेंट कर पाते, बिल्कुल आंखें बंद कर लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं कि जो हो रहा है धीरे धीरे वक्त के साथ खत्म हो जाए। यही 1 साल बाद जाकर किसान आंदोलन में आप लोगों को कानून विड्रॉ करना पड़ा। तो मैंने कहा भैया जो लोग कह रहे थे वो सारे खालिस्तानी हैं, सारे खालिस्तानी हैं, तो क्या मोदी जी ने खालिस्तानियों के चलते उस चीज़ को वहाँ से विड्रॉ किया है, कानूनों को खालिस्तानियों से डर के विड्रॉ किया है। तो जो भी भाजपा के सपोर्टर हैं, और मैं गर्व से कहता हूँ, मैंने अपने अपने मुद्दों पर भाजपा का बहुत समर्थन किया है और जीवन भर करता रहूँगा। और मैंने तो कम्युनिटी से लड़ा हूँ, एनआरसी को लेके, सीए को लेके, यूसीसी को लेके, कम्युनिटी को समझाया है, कम्युनिटी से उलझाऊं, कम्युनिटी से गाली खाई है, कम्युनिटी से दुश्मनी करी है। मैं तो सफर भी किया हूं ना अपनी सोसाइटी को लेकर, आप नहीं करे होंगे, मैं किया हूं और मैं जीवन भर करता रहूंगा, गारंटी दे रहा हूं इस चीज का, रिजवान अहमद जैसे। लेकिन हर चीज को एक तरह से नहीं हाँका जा सकता। मेरे भाजपा के सपोर्टर, कहीं तुम्हारी जो ये एरोगेंस है और एग्रेशन है, यही एंड में जाकर एक घमंड का या एरोगेंस का रूप ले लेता है। मैंने बोली थी बात, तब क्यों नहीं बुलडोजर चलाया उन लोगों पर? खूब चलाओ बुलडोजर, सब पर चलाओ, चूज करके ना चलाओ। तो पेपर लीक ने उत्तर प्रदेश में युवाओं ने बहुत नुकसान किया है। वैसे ही उनके दिमाग में ये ठूसा गया था रोजगार नहीं है, की बेरोजगारी, और रोजगार नहीं है। उसके बाद पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। वो चीज अफेक्ट कर रही है ना, आदमी हो जाता है परेशान, स्टूडेंट हो जाता है परेशान, चिढ़ जाता है सिस्टम से। पेपर लीक हुए, लोग पकड़े गए, उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? उनके बेटे पे क्या रिजवान अहमद इस बात को जस्टिफाई कर पाएगा किसी के सामने, किसी समझदार आदमी के सामने, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कि मुसलमान की ही गलती पर बुलडोजर चलेगा? जब ट्रेनें फूंक दी जाएंगी, अग्निवीर के युवा एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनके, तब बुलडोजर नहीं चलेगा। जब पेपर लीक करा के लोगों के भविष्य से खेला जाएगा, तब बुलडोजर नहीं चलेगा। ये चीज को मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता। मैं बुलडोजर चलने को जस्टिफाई कर सकता हूं, लेकिन पर्टिकुलर कम्युनिटी पर चलेगा यार, इसको मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, मैं रफू नहीं कर पाऊंगा। ये तो पेमंद लगाने वाली बात हो गई। तो अग्निवीर स्कीम स्टेप्स में लानी चाहिए थी, टेस्ट के रूप में लानी चाहिए थी कि 1, 2, 3, 4 में धीरे धीरे अग्निवीर बढ़ाते रहेंगे, ठीक। लेकिन एकदम से झाड़ू लगा के नहीं लानी चाहिए थी। लोगों को लगा ये आर्मी में इंटरफेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे लोग आ जाएंगे, अरे वो प्रपोजल आर्मी का था, उस देश में ऐसा होता है, उस देश में ऐसा होता है। ये बातें ना किया करो, जबरदस्ती अगर मगर लेकिन किंतु परंतु ना किया करो यार, रफू कर लिया करो, पेवंद न लगाया करो। पेवंद लगने से मुझे बहुत चिढ़ होती है, जब यार तुम लगाओ या मेरी कौम का कोई आदमी लगाए, मुझे एज अ पर्सन बहुत चिढ़ होती है। सोशल मीडिया ये सबसे बड़ी गलती है। सोशल मीडिया जो बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, टूल ऑफ अ कॉमन मैन, हटा के रख दिया, टूल ऑफ अ पर्सन लाइक रिजवान अहमद। सब किसको आपने सम्मानित किया? जिनका सोशियो रिलीजियस पॉलिटिकल कम्युनिटी से कोई मतलब ही नहीं है, पॉलिटिक्स से मतलब नहीं जिनको, भाजपा के लिए अपने मंचों से कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं, कभी कुछ बोला नहीं है जिन्होंने, ना वो भाजपा की नीति को लोगों को समझा रहे हैं, ना गाली खा रहे हैं, ना उसका प्रचार कर रहे हैं। पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं जिनको यार, जो कुछ वैसे भी बता नहीं पा रहे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है यार। हमें भी बुला लेते कॉफी पीने के लिए, ऐसा कर लेते ना कि बड़े यूट्यूबर्स को हम मंडे को बुलाएंगे
और हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स को हम मंगल को बुला लेंगे। तो उसमें ये कर देते कि हम सिर्फ एक बिस्किट रख देंगे और कॉफ़ी रख देंगे या चाय रख देंगे। हम जैसे हो गए उस दिन मैंने उसका नाम भी देखो, मैंने रिजल्ट के बाद नहीं उसका पहले नाम लिया था। अरे यार नाम मिस कर रहा हूँ, अरे वो लंबे बाल हैं इसके, अजीत भारती। ऐसे 2-3 और लोग हैं। हम छोटे यूट्यूबर्स को भी बुला लेते यार, अपने IT सेल से कह देते ये लोग कितना लड़ रहे हैं निस्वार्थ, कितना लड़ रहे हैं निस्वार्थ हमारी पॉलिसीज को लेकर। तो यार अपने सोशल मीडिया पर इनके भी लिंक शेयर कर दो। कांग्रेस के तो नेताओं ने 60 किलो के चूजों के लिंक को अपने ट्वीट किया है, लोगों से कहा है देखो वही मैंने बोला था ना एक वीडियो में। ठीक, सच्चाई है ना, ये सब कहाँ गया। 60 किलो के चूजे को कौन मुर्गी ना बना दें। ठीक, वैसे 60 किलो का चूजा थक के रह गया और उसकी पार्टी 97 पहुंच पाई और आप 4 पहुंच पाई। भाई दीदी के साथ तो 60 किलो का चूजा था ही नहीं, अपने अखिलेश यादव जी के साथ तो 60 किलो का चूजा था ही नहीं, वो तो मेन इंदौरी पार्टी के साथ है कि लिंक ट्वीट किए हैं। पार्टी कार्यालय लिंक भेजे गए हैं कि इनको अपने टेलीग्राम में और ग्रुप्स में इसको शेयर कराओ। धन वर्षा की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि धन ट्रांसफर देखा नहीं, पर आरोप बहुत लग रहा है, वो नहीं बोलूंगा। तो हम छोटे वक्ताओं को भी बुला लेते, बोल देते मालवीय से कि भैया इनके भी लिंक आप ये जस्टिफाई कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। बाबा रामदेव को लेकर मेरा वीडियो कितना वायरल हुआ है। राहुल गांधी गृह युद्ध करवा देगा कास्टन को लेकर, वो वीडियो की क्लिप बीच में किसी ने निकाल कर, किसी गुड पर्सन ने, आपने उसको क्यों नहीं शेयर करवाया? आपने उसी को अजीत को क्यों नहीं चढ़ाया? अब हल्के में लिए बनाने पड़ेंगे। आप यार RSS को हल्के में लिए थे तो हम किस खेत की मूली हैं? आप RSS को हल्के में लिए थे तो हम किस खेत की मूली हैं ये बताइए। आपके नड्डा साहब कह रहे हैं आप RSS की जो छत्र छाया थी उससे भाजपा बाहर निकल आई है। तो आपने कहा कि भाई इसके इतने व्यूज आते हैं, इसके व्यूज आते हैं। उसने उससे पहले भी आपके लिए कुछ नहीं करा, उसके बाद भी आपके लिए कुछ नहीं करा। वो तो बाद में जाके उनमें से 1-2 लोग तो ध्रुव आपके 6 किलो के 60 किलो के चूजे के साथ सेल्फी खिंचा रहे थे। हम कम से कम ऐसा धोखा तो आपको ना देते। तो अगली बार इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, कि हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं निस्वार्थ। तो माँ का लाल नहीं पैदा हुआ भाजपा से जुड़ा हुआ आदमी या किसी संघ से जुड़ा हुआ आदमी जो कह दे कि रिजवान अहमद को 2 रुपए दिए। और गारंटी दे रहा हूं अगर मैंने उसका नाम लिया है, जानता मैं उस बंदे को बिल्कुल नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं। आज तक फोन पर बात नहीं हुई है। 2 रुपए अजीत भारती को भी नहीं दिए होंगे पार्टी ने, मुझे मालूम है ना। जब मुझे नहीं पूछा तो उसको भी नहीं पूछा होगा। अरे उसको पूछते फिर मुझे भी पूछ लेते, और हमारी तरह 2 छटपैये और यूट्यूबर को पूछ लेते जिनके 2, 3, 4 लाख 5 कमेंट जाते हैं। पर आपको उन्हें पूछना था जिनके 2 मिलियन व्यूज जाते हैं, भले वो आपके साथ कुछ करें या ना करें, आपके साथ मौके पर खड़े हो ना हो। तो इस तरह से हर एक को हल्के में नहीं लिया जाता। अब RSS को भी हल्के में ले लेते हैं, शंकराचार्य को भी हल्के में ले लेते हैं। अगर खिलाड़ी बैठे हैं तो आप उसको मेंशन नहीं करते, एड्रेस नहीं करते हैं। आप माफिया को भी हैंडल नहीं कर पाते हैं। कहो आप कभी 370 में पूरे कश्मीर को हैंडल कर लेते हैं, फिर आप कहते हैं हमसे शाहीन बाग भी हैंडल नहीं हुआ, हमसे किसान भी हैंडल नहीं हुए, हमसे खिलाड़ी भी हैंडल नहीं हुए। खिलाड़ी हैंडल कर लेते, वो नहीं कर पाए तो ब्रिजभूषण को हैंडल कर लेते, हमसे वो भी नहीं हुआ। अरे मणिपुर में तो मैंने मान लिया इतना बड़ा मुद्दा है, चलो हैंडल नहीं हुआ, चीफ मिनिस्टर को हैंडल कर लेते, उसी को हटा देते। तो जब आप इन चीज़ों पर आग बूंद कर बैठ जाते हो ना, तो इसकी तस्वीर सामने एरोगेंस की निकल के आती है। और इसीलिए ये अब आप शंकराचार्य से कह रहे हैं, सारी मिली जुली बात कर रहा हूँ इन एन इमोशनल वे, कि शंकराचार्य वही जो सबसे बुजुर्ग वाले हैं, वो क्या होता है वो उसको मैं डंडी नहीं बोल सकता, जो छड़ी लेके चलते हैं, कुछ धार्मिक उसका ज़रूर महत्व होगा, कि आप आएंगे और आपके साथ एक आदमी और आएगा। यार ये क्या लैंग्वेज है यार, ये क्या लैंग्वेज है किसी आदमी से? या तो उसको मतलब ऐसी की तैसी कर रहे हो बुला के यार, और किन किन को नचनियों को बुला रहे हो, वही वाली बात। उससे पहले उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो आलिया और ढालिया और कैटरीना और कैटरीना का हस्बैंड और कोई मुद्दे पे एक चीज बताते हैं, गाय खाने वालों को बुला रहे हो यार, हैं? वहाँ पे फैशन परेड करा रहे हो आप, हैं? आप उनको अवॉइड करके शंकराचार्य जी से ही नहीं कह सकते थे कि आप आएंगे और आपके साथ 11 लोग और आएंगे? अरे उसका भी कोई प्रोटोकॉल है, वो भी चाहता है मैं गाड़ी से उतरूँ तो मेरे पास आदमी कम से कम 2 गाड़ी तो हों। तो इतने जो अंसारी को बुला रहे हैं, आए कि आप उन्हीं से बड़े खुश हो जाते हैं कि अंसारी ने मोहर लगा दी राम मंदिर पे तो मोहर लग गई। ये बात याद है, मैंने पहले भी बोली थी, रिजवान अहमद की मोहर की वैल्यू नहीं है। भैया जो अनाप शनाब अंड शंड लोगों को बुलाए थे हैं राम मंदिर में, तो भैया शंकराचार्यों को भी थोड़ा सा सेक लेते,
उनको चढ़ा देते कि साहब हर आदमी अकेला आ रहा है लेकिन आपके साथ 10 आदमी आएंगे, और जो अटूरा बटूरा लोग बुलाए थे उनको लात मार के भगाते वहाँ से, जो ना तब तुम्हारे काम आए ना अब तुम्हारे काम आएंगे, जब तुम हारोगे तो वो राहुल की गोदी में बैठे होंगे। तो ये पूरा एक ओवरऑल पिक्चर है। और अपना लास्ट करूंगा, जो मैंने फैसले का कल का जो मैंने वीडियो बनाया था साथियों, कि भैया लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो सरकार बना ले गए, 200 आई हैं इंडी की। आज आप लोगों को चीज़ नहीं पता चली होगी, कल तक आप 230 समझ रहे थे मोटा मोटा। जब ये बहन जी के दीदी के पास जाएंगे ना खारगे कि दीदी 200 आ गई हैं, न्योता भी आ गया है, सरकार बनानी है, 30 सांसद लेके आई हो, तो जब खारगे जी फ़ोन करेंगे दीदी को, अब क्योंकि वो इंडी का नहीं है, वो बोल चुकी हैं 200 आई हैं सिर्फ इनकी, जिसमें 100 आई है उसकी जो ऐसी की तैसी करी, जिसने ऐसी की तैसी अपनी, ये भी ले लो और वो भी ले लो। अखिलेश यादव ने इज्जत बचा ली 33-35 सीट लाकर 200। तो अब जब ये फ़ोन करेंगे दीदी को कि दीदी साथ में आना है, पता है वो महीना कितना बड़ा मुंह खोलेगी इनके सामने, होम से और पीएम से नीचे बात नहीं करेगी, बात नहीं करेगी। तो भैया अब ये कितने हो गए? 230। कल तक आप समझ रहे थे इंडी 200 है, 230 है, इंडी 230 नहीं है, ममता को मिला के ये हो गए 230। उसके बाद आप क्या कह रहे हैं? ये तो फंस गए, इनको बुलाया जाएगा सरकार बनाने के लिए। उसके बाद ये जाएंगे नीतीश बाबू के पास। मैंने माना नीतीश बाबू बिपिन पैंदी के लौटे हैं और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू बिपिन पैंदी के लौटे हैं, यही तो मुझे और ज़्यादा खतरा है मोदी जी के साथ। तो नीतीश के कितने आए? 12 आए, 12-13 आए। फिर पता है नीतीश कितना बड़ा मुंह खोलेगा, उसको भी होम चाहिए, उसको भी पीएम चाहिए। ठीक, अब ये कितने पहुंच गए? 330 जमा 12, 4 से 242। अभी 30 शॉट हैं सरकार के। फिर ये जाएंगे चंद्रबाबू के पास, उसके पास कितने हैं? 16। पता है कितना महत्वाकांक्षी आदमी है, वो भी इतना बड़ा मुंह खोलेगा, उसको भी होम या पीएम चाहिए। इससे नीचे वो आदमी बात नहीं करता, उसकी राजनीति में बहुत दिनों से देखता हूँ, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो 442, 242 में आप फिर आप 16 जोड़ दीजिए तो 56 हो गए शायद, 256। उसके बाद कितने बचे पहुंचने के लिए? 14। उसमें आप चिराग को भी बुला लेंगे, फिर आप वो भी आ जा अपने 5 लेके, वो इतना बड़ा मुंह खोलेगा। उसके बाद 8 बचे, तो भैया तू भी आ जा, वो इतना बड़ा मुंह खोलेगा। उसके बाद तू भी आ जा, वो इतना बड़ा मुंह खोलेगा। अरे कोई इंडी की 260 या 265 नहीं आई हैं, मुंह खोलते खोलते ये बामुश्किल 272 पहुंचेंगे, और 272 में ये दावा कभी करेंगे नहीं, समझो मेरी बात को, नहीं करेंगे। इनको चाहिए होंगी कम से कम सेफ्टी 285 की। फिर ये जाएंगे 15 के पास कि भैया एक तू आ जा, एक तू आ जा, एक पवार अजीत तू आ जा, तुझे एक मिली है, तुझे भी कुछ दे देंगे। वो भी पता है इतना बड़ा मुंह खोलेगा, कहेगा मुझे तो गठबंधन मैं नहीं जानता। शिवसेना अगर चली जाएगी तो वो इतना बड़ा मुंह खोलेगी। तो ये सरकार चला लेंगे, दूर इतना भी रिस्क नहीं ले सकते, इतना भी राजनीति की ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते। अब लोग कह रहे हैं और साहब देश का नुकसान हो जाएगा। अरे यार साफ बोलो कि तुम्हारा मन नहीं है ये कहने का कि नरेंद्र मोदी शपथ ना लें, देश को बीच में मत लाओ देश को भी। साफ ये बोलो ना कि नहीं भैया हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते कि नरेंद्र मोदी विपक्ष में बैठेंगे। अच्छा भैया ये नई किस्म की राजनीति होगी जहां पे एक नेता विपक्ष में नहीं बैठ सकता। अरे इनको न्योता तो आने दो, इनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी इस गठबंधन की, तार हो जाएंगे। राहुल गांधी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी कि वो छुपे कहाँ। प्राइम मिनिस्टर के 8 कैंडिडेट बैठे होंगे, होम मिनिस्ट्री के 8 कैंडिडेट बैठे होंगे कि हम 6 महीने बाद जो पहला नो कॉन्फिडेंस आएगा उसी में गिरा देना इस सरकार को। अब तो मुझे अब क्या बोलूं, गिरा देना, क्योंकि अब तो मोदी जी शपथ ले रहे हैं, तो इसी में गिरा देना। और याद रखो ना, नीतीश के वोट बैंक में मुस्लिम बहुत जुड़ा हुआ है और टीडीपी के वोट बैंक में मुस्लिम बहुत जुड़ा हुआ है। और एक बात बता दूं, टीडीपी के मैनिफेस्टो में मुस्लिम आरक्षण है, पता है ये बातें। अब टीडीपी के रहते हुए और नीतीश के रहते हुए ये सेंटर में कितनी बैटिंग कर पाएंगे हमारे मोदी जी, ये वक्त बताएगा। तो एक तरीका होता है मौके पर कि आप स्मूथ रोड पर चलते रहें, ड्राइवर बने हुए मेहनत से, ये भी एक तरीका है। एक ऑफ रोडिंग का भी तरीका है। मैंने एक ऑफ रोडिंग का सजेशन दिया था कि इनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी इंडिया अलायंस की, जब शपथ लेंगे फिर आओ सड़कों पर कि भेजो 1 लाख, 2 MSP क्यों नहीं दे रहे हो, फलाना धमाका, गंद मचेगी, लूट मचेगी। मचने दो भाई, कहावत है ना, जहाँ नाश में सत्यानाश। पर ये ना कहो कि ये अगर आ जाएंगे तो देश को ये हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा,
नहीं, सच बोलो कि तुम नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने भी मुझे ये चीज लिखी है लेकिन कि मैं ये देखने में शपथ का इंटरेस्टेड हूँ। मौका छोड़े। उसके बाद क्या होगा 2029 में, फलाने में, ढमाके में, ये बाद में देखा जाएगा। तुम्हारा अप्रोच ये है, मेरा अप्रोच ये है, मैं आइडियोलॉजी, भाजपा, नरेंद्र मोदी तीनों के बारे में सोच के और इनको इनकी औकात दिखाने के बाद, हमारे अखिलेश यादव जी 35 लेके आए हैं, चुप बैठ जाएंगे क्या? बताइए, क्या उनको शौक नहीं है कि यहाँ सरकार नहीं है तब तक दिल्ली में मुझे भी होम मिले? उनको शौक नहीं है क्या? हाहाकार मच जाएगा, हाहाकार इंडिया अलायंस में। खाने को दौड़ेंगे इंडिया अलायंस के लोग सारे ही टेबलों के ऐसे नीचे हैं। छुपे होंगे, छुपे होते कि मोदी जी ने क्या दांव चल दिया। मुंह छुपाने की जगह ना मिलती इन लोगों को। पर अप्रोच है, हो सकता है एंड में मैं ही गलत प्रूव हो जाऊं, यहाँ पर मोदी जी सेल थ्रू कर जाएं। लेकिन हाँ, अगर मोदी जी अपने एजेंडे पर, अपनी बात पर, मान लो यूसीसी है, फिर अपनी बात खत्म करूंगा, बड़ी लंबी आजकल वीडियो बन रहा है। यूसीसी है, यूसीसी के लिए रिजवान अहमद अपनी कौम से उलझा, पहले कौम को समझाया, फिर उलझा, फिर गाली खाई, फिर जवाब दिया, फिर बुरा बना ना। हमेशा से यूसीसी के पक्ष में हूं, ये भी बोल सकता हूं कि जीवन भर रहूंगा। पर टीडीपी के चलते और नीतीश के चलते, फिर बहानेबाजी के चलते कुछ लोग मुझे समझाएंगे कि रिजवान जी सरकार तो ऐसी चलती है, कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कहीं कहीं ऐसे, कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कहीं ये करना पड़ता है, आप समझते नहीं हैं, मोदी जी का माइंड बहुत शार्प है। फिर आप लोग अगर मगर लेकिन किंतु परंतु करेंगे, अगर मोदी जी यूसीसी का एजेंडा निकाल के डस्टबिन में डाल देंगे, आप लोग नहीं, आप लोगों में से कुछ लोग, तो फिर रिजवान अहमद कहेगा कि यार तुम अपने हिसाब से यूसीसी को निकाल कर डस्टबिन में, ज्ञानवापी के लिए मैंने बहुत बोला है ना, मैंने बोला है ना, आप लोगों को पता है, तुम अपने हिसाब से इसको निकाल के मुद्दे को डस्टबिन में डाल रहे हो अपनी कोई सहूलियत देखते हुए। तो फिर यार यूसीसी के मुद्दे को, किसी और मुद्दे को अपनी सहूलियत को देखते हुए, ये नाचीज, ये छोटा सा मंच, फिर मैं भी उसको निकाल के अपनी सहूलियत से डस्टबिन में अगर डाल दूं तो क्या बुराई है? और अगर अपने एजेंडा और अपने लक्ष्य और अपने मुद्दे और अपनी नीति के लिए मैं नुकसान झेल रहा हूं तो आप भी नुकसान झेलिए, आप नुकसान झेलेंगे तो मैं भी नुकसान झेलूंगा। पर ऐसा नहीं होगा कि आप नुकसान ना झेलें और रिजवान अहमद रफू और पेबंद लगाते जाएं। लक्ष्य छोड़ा है तो फिर सब छोड़ेंगे, कोई जरूरत नहीं है भाई, वो अपना पर्सनल लॉ है, अखंड भारत है, डिवर्स है, सेक्युलरिज्म है, धारा 25 है, धारा 29 है। आर्गूमेंट तो मुझसे जिस तरफ से करवा लो, बड़ा तगड़ा करता हूं, और उधर से घुमा के जब आर्गूमेंट लाऊंगा, जब अपनी नैतिकता को चूल्हे में डालूंगा, तो ऐसा तगड़ा आर्गूमेंट लाऊंगा कि कच्चे उड़ा दूंगा डिबेट में, पर कच्चे उड़ा दूंगा, मैं बता रहा हूं। और चलते चलते कितना मैंने समझाया कि सांप्रदायिकता इस कंट्री से रोको, समझाया ना? ये आप लोग कह रहे हैं आज ये बोल रहा है, कितना मैंने समझाया। अगर देश की सांप्रदायिकता मोदी जी मौखिक लाभ दे रही है, लॉन्ग रन में नुकसान होगा। जो ये लोग बकवास कर रहे हैं, दो कौड़ी के, जो लोग कह रहे हैं कि संसद भवन के अंदर एक दिन लिंचिंग होगी, ये तौकीर जैसे लोग, ये फलाने जैसे लोग, धर्म संसद करने वालों को तो आपने ठिकाने लगा दिया, उनकी जुबान में तो आपने ताला मार दिया। बहुत अच्छा ताला मारा, बहुत अच्छा ताला मारा, बहुत अच्छा। कोई भी आदमी मंच पे खड़े होकर नहीं कह सकता कि पूरी कौम को मार दो। लेकिन ये जो गंदगी मचा रहे हैं, आपने सोचा नहीं, चलने दो, डिविसिव हो रही है। डिबेट्स में बैठ के जो लोग बकवास करते, और मैं चिल्ला के, मैंने आज जाके डिबेट छोड़ दी है, मैं चिल्ला के कह रहा हूं यार ये क्या बोल रहे हैं डिबेट में, यार ये क्या बोल रहे हैं, ये सोसाइटी को कहां ले जाएंगे? लेकिन नहीं साहब, चलने दो, बकने दो, फायदा हो रहा है, मौखिक फायदा हो रहा है। कितना मौखिक फायदा हो गया? क्या हुआ? मोदी जी अगर धर्म संसद वालों के डंडा रेल रहे हो तो फिर इन बकवास करने वाले मुल्लाओं के भी डंडा रेलो, जो डिबेट में आगे क्या और अगर पत्थर चलाते और आर्जनी करते मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला रहे हो तो ये जो तो फिर अग्निवीर की लड़ाई में जिन्होंने स्टेशनों में घुस के ट्रेनों में आग लगा दी थी, उनके घर में भी बुलडोजर चला। और अगर धर्म संसद वालों के, अगर मौलानाओं के डंडा नहीं रेल सकते तो धर्म संसद वालों के भी डंडा न रेलो। और अगर अग्निवीर का बवाल करने वालों के, जिन्होंने हाहाकार मचा दिया था उत्तर प्रदेश में, उनके घर पे तुम बुलडोजर नहीं चला सकते तो मुसलमान के घर पे भी बुलडोजर नहीं चला। इवन प्लेइंग फील्ड करो, देखो तुम्हारे पीछे पूरा देश खड़ा हो जाएगा, पूरा देश खड़ा हो जाएगा।
लेकिन नहीं साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं हम माफियाओं को निस्तोनाबूद कर देंगे, वेरी गुड वेरी गुड, रिजवान अहमद आपके साथ है, अतीक को लेके गालियां खाएंगे रिजवान अहमद ने, दुश्मनी झेली है ना, आगे भी झेलूंगा। और साहब धनंजय सिंह जी आइए साहब, धन्यवाद हैं, आप तो माफिया नहीं हैं, आप तो अभी हिमालय से उतरे हैं अपनी योग करके, आप हिमालय से आए, योगी हैं आप हैं। तो भैया अगर आप माफियाओं को ठिकाने लगा रहे हो तो फिर सब माफियाओं को लगाओ और ठोक ठोक के लगाओ। तो और अगर धूरे उससे चलना है तो ये भी ठीक है, ये भी एक राजनीति है, पॉलिसी है, लेकिन कुछ फिर मजा नहीं आता है। तो यार आप इन लोगों को मैनेज नहीं कर पाए, आपको हमेशा लगा कि ये ऐसी बकवास कर रहे हैं जिससे एक मौखिक डिविजिव वोट्स की फायदा हो सकता है। और ये बात मैंने आज नहीं बोली, कई बार बोली है, और मैंने वार्न किया है इस चीज़ के लिए कि इस चीज़ को दबाना पड़ेगा, इस चीज़ को रौंदना पड़ेगा, हर तरफ से रौंदना पड़ेगा, हर तरीके से रौंदना पड़ेगा। आप उसको मैनेज नहीं कर पाए, आपको उसमें अपना मौखिक लाभ लगा। आपको ये नहीं लगा कि कुछ लोग इस बात से कितना चिढ़ रहे हैं कि इन लोगों को ये बकवास करने का मौका क्यों दिया जा रहा है। यार आप शायद यूपी का हूँ, काफ़ी अच्छा एग्जिट पोल करके बैठा हुआ हूँ, शायद आप योगी जी को ही मैनेज नहीं कर पाए। योगी जी को तो नहीं कर तो आपको लाख लाख बधाई, आप सरकार चलाइए। उम्मीद करता हूं कि आप बिन पैंदे के लौटे नीतीश और चंद्रबाबू नायडू जैसे महत्वाकांक्षी नेताओं को झेल पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे, अपनी बनाए हुए मैनिफेस्टो पर नुकसान उठाकर भी चलने को तैयार होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मौखिक नुकसान उठाकर भी चुनने को तैयार होंगे। आपने तो राम मंदिर के लिए सरकारें गिराई हैं, आगे भी मैनिफेस्टो को जिंदा रखने के लिए आप अपनी सरकार गिराने तक को तैयार होंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन अगर आपने इस आग के दरिया से निकल गए और आपने बढ़िया काम कर दिया तो आपका इंशाअल्लाह ताला रिवाइवल होगा। और अगर आप नहीं कर पाए और सामने ये चीज़ें आई कि आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, डराया जा रहा है, और उधर से ये विपक्ष ये लोकसभा में आप पर अटैक करता रहा, तो ये आपके लिए बिगिनिंग ऑफ द एंड होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफ़िज़। लंबी वीडियो लेकिन बहुत सही वीडियो। और ये जो मजाक बना है ना, ये कहीं ना कहीं मैं इसलिए कहूँ मजाक इन द सेंस कि 400 पार का नारा हो या कुछ भी हो, जो चीज नहीं हो पाई रियलिस्टिक तरीके से, वो बहुत बड़ा ब्लंडर ये हुआ है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल 2% भी ढंग से नहीं हुआ। जहां पर इन्होंने मतलब अरे सोशल मीडिया तो वैसे भी कहीं काउंटर नहीं, मैं ये नहीं कह रही, चलो सोशल मीडिया मार्केटिंग, एक बार बता, नेता जो भाषण बोलता है वही न्यूज में चलता है हर जगह। तो जो यूट्यूबर्स अगर एग्जांपल ध्रुव राठी की वीडियो को काउंटर कर रहे हैं, अजीत भारती कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, रिजवान अहमद के पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, तो इन पॉइंट ऑफ व्यूज को क्यों नहीं शेयर किया गया, जबकि बाकी अपोजिशन पार्टीज अपने तरीके से इनको बहुत बढ़िया तरीके से शेयर कर रहे थे कि कुछ उन पे तो ऐसी है कि कैसे मुस्लिमों का फायदा हुआ है, क्या क्या स्कीम चली, हर एक चीज चली, कैसे देश तरक्की कर रहा है। तो आईटी सेल को चेंज कर लो, अपने लोगों को बदल लो, मार्केटिंग कुछ भी नहीं थी। डिजिटल इंडिया तो कर दिया, डिजिटली प्रमोशन नहीं करा। डिजिटल इंडिया कैसे, हर चीज हो गई ऑनलाइन, हर एक चीज हो गई, लेकिन आपने खुद यूज नहीं करा, आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करा उस तरीके से जिस तरीके आपको करना चाहिए था। मुद्दों पे आके आप लोगों ने कि आप चलो ठीक है जो भी कर रहे हो, लेकिन आप ये देखो कि जिनको आप बुला रहे हो सब कुछ है, उनका पहले भी कोई इस तरह का योगदान नहीं था और अभी भी नहीं है इस तरह का। वो सुधांशु त्रिवेदी सर को न्यूज में बिठा के डिबेट करा के क्या आपको लगता है कि एक यंग जनरेशन के इंसान को या मिडिल एज तक पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। सोशल मीडिया पे आजकल लोग न्यूज चैनल से ज्यादा यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, उनके वो लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या रख रहे हैं वो देख रहे हैं। तो प्लीज कोशिश करें कि उन वीडियोस को भी शेयर करा जाए, उनकी वीडियोस भी लोगों तक पहुंचे कि किस तरीके से कौन किसको काउंटर कर रहा है या कौन किस तरीके से पार्ट प्ले कर रहा है। क्योंकि एंड ऑफ द डे कोई भी होगा इंसान, सबका एक फेवरेट होता है। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में हर एक का तो विराट कोहली फर्स्ट चॉइस क्रिकेटर नहीं है फेवरेटिज्म में, किसी का रोहित शर्मा है, किसी का कोई है। वैसे ही डेमोक्रेसी है, कोई किसी पार्टी को पसंद करता है, कोई किसी, उसका ये मतलब नहीं कि उसको फंड आ रहा है उससे। लेकिन आपका अगर आप देश के लिए कुछ कर रहे हो और अगर कोई
अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ मिलते हुए कोई शेयर कर रहा है कि उनको लगता है देश के लिए बेटर हो सकता है। एक प्लेटफॉर्म है ऑलरेडी, ऑडियंस बेस है, लोगों का वो है कि लोग उसकी बात समझने के लिए आते हैं, क्लिक करते हैं, जो कि आपकी पार्टी उस तरीके से क्लियर नहीं कर पा रही है, जबकि वो कर पा रहा है अगर कोई इंडिविजुअल, तो उसको आपका फर्ज बनता है कि अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हो और वो देश के लिए कुछ कर। बताओ, मैंने 4-5 यूट्यूबर्स की जो वीडियो देखी है ना, कुछ लॉज जैसे हमें भी समझ नहीं आते, वो इतने क्लियरली एक्सप्लेन किए गए हैं उनकी वीडियोस में। मैं सही बोलूंगी कि गवर्नमेंट से ज्यादा बेटर तरीके से उन लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके। पर वही है, तो ये जो 303 से आज जो बीजेपी इतना आई है, ये कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं है, मुझे लग रहा है ब्लंडर नहीं है, लेकिन एक आई ओपनर है कि आपको किस किस फील्ड में काम करना है। जैसे एक सरकारी एनालाइज करती है ना कि हमें शहर में क्या डेवलपमेंट करना चाहिए, गांव में लोगों को क्या जरूरत है, गरीब को क्या जरूरत है, किसको कितना राशन देना है, ये प्लानिंग आप करते हो ना। तो आपको आईटी सेल में भी बैठकर आपको इस तरीके से मार्केटिंग करनी चाहिए कि भैया हमारी बातें लोगों तक पहुंचे, सही क्या है गलत क्या है वो पहुंचे, कि अगर आपने एक्सप्रेसवेज बनवाए, हाईवे बनाए, तो कोई ये ना बोले कि इनसे क्या फायदा होगा, आपने बनवा दिया और कोई बोले क्या फायदा, आदमी सोचेगा क्या फायदा है, मैं तो घर बैठा हूं, मेरे को तो यहीं तक जाना है। आप उनको छोटी छोटी डिटेलों को एक्सप्रेस करें, ये आप नहीं कर पा रहे हैं, तो जो लोग जो इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस बनाते हैं, जो एजुकेशन वाली, उनको भी शेयर करें। शेयर का तो कोई वो नहीं होता। मेरे लिए कोई कुछ अच्छा मतलब बना रहा है, मान ले मेरे उसके एरिया के लिए कुछ बना रहा है, मैं कहूँ मेरा क्या पर्सनल वो जा रहा है, बन रहा है सबके लिए वो हो रहा है, मेरा थोड़ी ना इसमें। तो वो जो मेंटेलिटी है वो तो आप ही एक्सप्लेन करो कि भाई इससे तुम्हें ये वो है, हम ये चीज करने जा रहे हैं। बाकी ईवीएम सही चल रही है, डेमोक्रेसी सही चल रही है, डिक्टेटरशिप नहीं है। तो काफी लोग अपनी ही बातों पर गलत प्रूफ हो चुके हैं इन चीजों को लेकर खासकर, ठीक है। और बीजेपी जहां गलत गई, मतलब गलत जहां उसका परफॉर्मेंस इतना गिरा है, वो भी समझ रहे होंगे क्यों गिरा है, क्या चीजें हैं। तो ऐसा नहीं है देश में कोई आपातकालीन स्थिति आ गई थी या देश ब्लंडर हो गया, देश गरीबी रेखा पर पहुंच गया, भूखमरी हो गई देश में, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये छोटे छोटे गुस्से हैं, पेपर लीक से अग्निवीर वाली स्कीम पर हर एक चीज होना, तो छोटी छोटी किसान आंदोलन, तो ऐसे छोटे छोटे करके वर्ग इधर उधर होते गए और उस वजह से खामियाजा भुगतना पड़ा। जबकि ये सब समझाने नहीं आ पाए कि डिक्टेटरशिप आ गई, ये आ गया। ये मुद्दा बहुत चला पूरे इलेक्शन में, डिक्टेटरशिप, लोकतंत्र खतरे में, और सबने बोला, सबने वीडियोस बनाए, सबने, लेकिन एक अच्छा हुआ 400 पार नहीं हुई। पूछो क्यों, ये तो मैं मुंह पे कहता हूँ, अच्छा हुआ 400 पार नहीं, तो अब की बार 400 पार होते ना भैया, हाथ जोड़ रहा हूँ, डिक्टेटरशिप और ईवीएम हैक हो गई, ये सबसे ज्यादा चलता, सबसे ज्यादा। हाँ, ये चीज है, सबको आई ओपनर मिला है, सबको पता है कौन कहां स्टैंड कर रहा है। डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।